नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटा स्टडी आरएस फिजिक्स। आप को जैसा कि विदित है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लाइव। तो हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि आपको जब लाइव क्लास चले तो आपको अपना सारा नोटबुक बुक सारी अपने पास रखनी है, जिससे कि कोई भी डेरिवेशन या कोई भी एग्जांपल्स आप आसानी से उतार सकें। बात हम पिछले लेक्चर्स की कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने आपके सब्सक्राइब का बटन है नीचे की साइड और उसके साथ में है बेल आइकॉन, दबाइए जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स की जो बात करें तो पिछले लेक्चर्स में हमने दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उनकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया था। आज उनसे संबंधित कुछ कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं जो आप अलग से रफ कॉपी या फिर कॉपी में उसको नोट कर सकते हो कि जब दो सजातीय आवेशों को, देखो एक यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, हम दो सजातीय आवेश Q1 और Q2 को अनंत से लेकर आए। पहले हम Q1 आवेश को लेकर आए थे तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इस आवेश का विरोध करने के लिए कोई भी दूसरा आवेश यहां उपस्थित नहीं है या विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। जब हम Q2 आवेश को अनंत से यहां लेकर आए तो हमको W2 कार्य करना पड़ा और कार्य भी कैसा करना पड़ा, क्योंकि ये आवेश इसका विरोध करेगा, ये आवेश इसका विरोध करेगा और इसके विरोध में भी हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, विरोध में हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमको बिंदु उसको बी पे लाना है। तो कार्य आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? एक अगर एग्जांपल दें कि एक व्यक्ति है, एक बॉक्स है, एक व्यक्ति, एक शर्त लगती है कि एक बॉक्स को कौन इस पे धक्का देता है, या एक जैसे रस्सी ले लो तो एक रस्सी को दोनों तरफ से दो कैंडिडेट पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं। ठीक है, तो आपको जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा उसके किसके, उसके दूसरे के विरुद्ध। वो भी खींच रहा है, आप भी खींच रहे हो, लेकिन आपको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य ज्यादा किया है तो यही कार्य किस में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। तो जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब सजातीय आवेश होते हैं तो सजातीय आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, जब एक सजातीय आवेश को दूसरे सजातीय आवेश के पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। सजातीय आवेशों, सजातीय आवेशों को पास लाने पर ये लिख लेना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। सजातीय आवेशों को पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और विजातीय आवेशों को पास लाने पर, विजातीय आवेशों को पास लाने पर
एक प्लस का है एक माइनस का है। जब प्लस और माइनस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो आप कुछ भी ना हो, जैसे एक चुंबक है S और एक है चुंबक N, यानी एक चुंबक का सिरा S है और एक चुंबक का सिरा N है, दोनों को आप थोड़ा सा पास लाओ, क्या होगा, वो तुरंत उसे चिपक जाएगी, आपको कार्य करना नहीं पड़ेगा। जब कार्य नहीं किया तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। सजातीय आवेशों को पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। ठीक है, ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं कंपटीशन। आपसे पूछा जाता है सजातीय आवेश को पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, कुछ नहीं होता, शून्य होती है, तो आप बताओगे बढ़ती है। विजातीय आवेशों को पास लाने पर घटती है, सजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है, और विजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको अलग से नोट याद रखना है। अब अगला हम अपना टॉपिक लेके चलते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब आपको अपनी पुरानी नॉलेज जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है उसको याद करना पड़ेगा। कैसे? आपने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा है कि समविद्युत क्षेत्र में बल एवं बल आघूर्ण, पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। उसमें आपने देखा होगा हमने 2 कंडीशनों के बारे में अध्ययन किया था कि जब हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रख देते हैं तो उस पे जो बल लगता है वो 0 होता है, साथ में बल आघूर्ण भी 0 होता है। जब हम विद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव को थीटा कोण पे रख देते हैं, यानी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ कितनी कोण पे रख दिया, थीटा कोण पे रख दिया था, तो अब क्या होगा, ये असंरेखीय हैं, एक रेखा पर बल नहीं लग रहे हैं। जब एक रेखा पर नहीं लगते हैं तो ये एक बल आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं, और बल आघूर्ण का जब निर्माण करते हैं तो ये बल आघूर्ण उस द्विध्रुव को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, और उस बल आघूर्ण का जो मान आया था वो था टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, जो आपको है याद होगा शायद बिफोर नॉलेज में। तो उसी नॉलेज को काम में लेते हुए हम यहाँ चलते हैं। तो देखिए एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर। स्थिरता से दिमाग को ध्यान में रखते हुए देखना है। इसमें एक द्विध्रुव स्थित है, ए और बी है, यहाँ पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू, एक ही रेखा पर है। इस दिशा में जो बल लगेगा वो लगेगा प्लस क्यू आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल लगता है एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, और इस दिशा में बल लगता है माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। कुछ याद आ रहा होगा? ये दोनों बल एक ही रेखा पर हैं, ठीक है, और संरेखीय भी हैं। संरेखीय बल क्या होते हैं? जो एक ही रेखा के अनुदिश लगते हैं। तो इस स्थिति में जो द्विध्रुव है वो स्थायी साम्य अवस्था में, ना इस पे कोई बल लग रहा है ना ही इस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है।
हमने क्या किया, इसको थीटा कोण पर घुमा दिया। इसको इस दिशा में बल लगेगा, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। इस पे इस दिशा में बल लगेगा, एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। इसको इस दिशा में बल लगेगा, एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर। थीटा कोण पे रख दिया, ठीक है। ये थीटा कोण पर घुमा दिया, थीटा कोण पर रख दिया है, थीटा कोण पर इसको घुमा दिया। तो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में। तो हम एक साथ तो घुमा नहीं रहे कि 0 से हमने 90 तक एक साथ ऐसे काउंट नहीं करेंगे, पहले अल्प के लिए काउंट करेंगे कि अल्प घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, और फिर उसका जहां से आप घुमाना चाह रहे हो थीटा बराबर 0 से 90, तो उसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। देखते हैं, जब इसको थीटा कोण पर घुमा देते हैं तो इसमें कितना बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। थीटा कोण पर रख देते हैं तो वो बल आघूर्ण आता है टॉ बराबर पीई साइन थीटा। यहां तक तो ठीक है। जब हमने इसको थीटा कोण पर घुमाया तो इसमें कितना बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया, टॉ बराबर पी साइन थीटा। ये टॉ बराबर पी साइन थीटा इसको वापस ऐसे लाने का प्रयास करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अब हमको क्या करना है, इस स्थिति से आपको अब आगे घुमाना है। थीटा तक तो हमने रख दिया, हमने देखा कि अब थीटा पे रख देते तो कितना बल आघूर्ण लगता है, क्योंकि जब वो थीटा 0 था, यानी जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में था, तो ना इस पे कोई बल लग रहा था, ना इस पे बल आघूर्ण लग रहा था। हमने जैसे ही इसको थीटा कोण पर घुमाया, इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया। कितना हुआ, टॉ बराबर पी साइन थीटा। ये क्या करेगा, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी ए और बी, उसमें लाने का प्रयास करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस बल के विरुद्ध इसको घुमा रहे हैं। तो हमने इसको कितना घुमाया, इस बल के विरुद्ध हमने इसको घुमा दिया डी थीटा, ठीक है। इस बल के विरुद्ध हमने इसको कितना घुमा दिया, डी थीटा घुमा दिया। ये आपका प्लस की हुई है, ये आपका माइनस की हुई है। चित्र को आपको ढंग से समझना है। पहले तो हमने थीटा घुमाया, जो बन रहा है, थीटा जैसे ही घुमाया तो क्या उत्पन्न हो गया, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया, टॉ बराबर पी साइन थीटा। और टॉ बराबर पी साइन थीटा इस द्विध्रुव को साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। फिर भी हम इसको यहां से इसको घुमा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा कोण तक पहले तो घुमा दिया, अब इसके विरुद्ध हम घुमाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको डी थीटा घुमाया इसके विरुद्ध, क्योंकि थीटा जब 0 था तो कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा था, थीटा पे रखा तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया। अब बल आघूर्ण इसको साम्य अवस्था में लाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम घुमा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में, तो घुमाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य घुमाने में दो चीज देखते हैं। अगर किसी को धक्का देते हैं तो वो तो कहलाता है आपका एक दिशा में कार्य, और जब आप धक्का ना देके उसको घुमाओ तो वो कहलाता है घूर्णन कार्य। तो घूर्णन कार्य क्या होता है, वहां पे लेते थे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यहां बल नहीं लेंगे, यहां लेंगे बल आघूर्ण, ठीक है। मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया होगा कि रेखीय गति में बल होता है और घूर्णन गति में बल आघूर्ण हो जाता है। रेखीय गति में द्रव्यमान होता है, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण हो जाता है।
रेखीय गति में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, घूर्णन गति में काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा² होती है। ये आप 11वीं क्लास में हमने आपको बताया है। घूर्णन कार्य बराबर बल आघूर्ण। अब यहाँ पे विस्थापन नहीं लेना, यहाँ पे लेना कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। और अगर आपसे पूछे कि कोणीय विस्थापन क्यों ले रहे हैं, तो आप सीधा सा बताओगे सर कोणीय विस्थापन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसको घुमा रहे हैं। बल आघूर्ण की जगह बल आघूर्ण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि घुमा रहे हैं। बल आघूर्ण कितना लग रहा है, टॉ, और घुमा कितना रहे हैं, बल आघूर्ण के विरुद्ध डी थीटा। ये आ गया डी डब्ल्यू। तो टॉ का मान रख दो, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। यदि यहां से आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर θ1 से, ठीक है, थीटा बराबर θ2 तक, यानी कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। क्या कर दो, समाकलन कर दो, W बराबर θ1 से लेके θ2 dw। पहले डी थीटा घुमाया है, अब हम आपको जहां से जहां तक घुमा रहे हैं वो आप ले सकते हो। हम निकालना चाह रहे हैं θ1 से θ2 घुमा रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, θ1 से θ2 dw ले लिया। मान रख दो, θ1 से लेके θ2 PE sin थीटा डी थीटा। हमें समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष, तो थीटा की जो भी टर्म है उसको ही रहने दो समाकलन के अंदर, और बाकी की टर्मों को बाहर ले लो। W बराबर PE θ1 से लेके θ2 sin थीटा डी थीटा। आपने साइन का समाकलन पढ़ा है, क्या होता है बताइए। मैंने आपको बताया साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस। और कौन सा कॉस, माइनस कॉस। ठीक है, तो देखिए PE बराबर माइनस कॉस थीटा, θ1 से लेके θ2। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। लिमिट रख दो, माइनस बाहर आ जाएगा, PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। पहले ऊपर वाले लिमिट रखते हैं और फिर नीचे वाले लिमिट रखते हैं, अंदर गुणा कर दो माइनस का, PE cos θ1 माइनस cos θ2, यानी ये प्लस की हो जाएगी माइनस का, और ये माइनस की हो जाएगी। तो माइनस को मैंने बाद में लिख दिया, प्लस को पहले लिख दिया है। ये आ गया आपका W। यानी द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी पढ़ेंगे। देखिए, ये वैसे समझ में आ गया होगा मेरे जहां तक, क्योंकि पहले द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में था तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा था, हमने उसको थीटा कोण घुमाया, उस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो गया। अब इस बल आघूर्ण के विरुद्ध हमको घुमाना है, क्योंकि जब तक उस पर कोई बल नहीं लग रहा था तो हम कार्य कर ही नहीं सकते थे। कार्य कब करा जाएगा, जब उसमें कोई बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो
बलागुण उत्पन्न हो गया थीटा कोण घुमाने पर। इस बलागुण के विरुद्ध हमने इसको कितना घुमाया है, डी थीटा घुमाया है। तो बलागुण के विरुद्ध डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब आप इस द्विध्रुव को कहां से कहां घुमाना चाह रहे हो वो आप उसका समाकलन करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसकी विशेष स्थितियां हैं। देखिए विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां विशेष स्थितियों में पहला है यदि द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर इसको 90 डिग्री तक घुमा रहे हो। कितने तक घुमा रहे हो, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और साथ में बलागुण भी देख लेते हैं, टॉ बराबर PE sin थीटा। मान रखिए टॉ बराबर PE cos 0 माइनस कॉस 90, और टॉ अगर 0 रखते हैं तो PE sin 0 यानी 0, sin 0 की वैल्यू 0, और टॉ 90 रखते हैं तो PE sin 90 बराबर PE। यानी इस स्थिति में जो बलागुण लगता है अगर हम उसको थीटा से 90 तक घुमा रहे हैं तो इस स्थिति में बलागुण मैक्सिमम लगेगा। आपका कार्य कितना होगा, W बराबर PE 1 माइनस 0, W बराबर PE। ठीक है, W बराबर P आ गया और टॉ मैक्सिमम बराबर भी P आ गया। यानी जब इसको हम थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 घुमाते हैं तो बलागुण और कार्य बराबर होते हैं। जितना बलागुण लगता है उतना ही क्या होता है, कार्य होता है। दूसरी स्थिति थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर 180 डिग्री तक, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। मान रखिए टॉ बराबर PE cos 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, W बराबर PE 1 और ये होता है -1, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो W बराबर PE 2, W बराबर क्या जाएगा 2PE। ठीक है, और इस स्थिति में बलागुण लगेगा 0, क्योंकि साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। 0 पे तो 0 है, ये साइन 180 की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, और ये कुछ कंडीशन है। अगर वो पूछे थीटा 1 बराबर 0 से डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा तक, और थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से आप थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो बनेगा W बराबर PE, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे थीटा के 1 के स्थान पर तो 1 हो जाएगा, और थीटा 2 के स्थान पर थीटा। तो ये आपका आ गया परमानेंट फॉर्मूला, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। यानी अगर 0 डिग्री से आप घुमा रहे हो तो कितना घुमा रहे हो, 60 पर घुमा रहे हो, तो यहाँ आप वैल्यू रख सकते हो इसकी। ठीक है, तो ये हो गया आपको विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आपको प्रोवाइड कराए दिए गए हैं, ठीक है। अगर नोट्स में आपको कुछ लगता है कि ये नोट्स का सही नहीं है, लेक्चर्स का ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो नोट कर सकते हो, और दोनों अच्छे लगे दोनों नोट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसका लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र में लास्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अभी हमने निकाला था दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, राइट। उसमें हमने क्या किया था, माइंड को लगाइए कि हमने क्या किया था कि हम अगर दो आवेशों के निकाय की रचना कर रहे हैं जैसे ए और बी, ए पर Q1 है और इस पे Q2 है, तो इनके मध्य में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने सोचा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने, मैंने बताया था कि वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपका पोटेंशियल ही होता है, यानी इन दोनों बिंदुओं पर हमें विभव निकालना है, और विभव के कारण जो एनर्जी है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने क्या किया था कि Q1 और Q2 को हमको अनंत से लेके आए थे, और अनंत से लाके Q1 को ए पे और Q2 को बी पे लाए, तो हमें जितना कार्य करना पड़ा था वही कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। यहां पे द्विध्रुव को ला रहे हैं। अब चाहे आप द्विध्रुव क्यों, और द्विध्रुव में एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, ठीक है। तो द्विध्रुव को सीधा लाएंगे क्योंकि ये दोनों एक निकाय बना रहे हैं, सीधा लाएंगे विद्युत क्षेत्र में, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर, यहां पे बिंदु ए है और ये बी है। यहां पे हमें द्विध्रुव लाना है, यहां पे हमको क्या लाना है, द्विध्रुव। तो यहां अनंत है और अनंत से हम द्विध्रुव को ला रहे हैं। देखो अगर ये हमने मान लिया माइनस और ये मान लिया हमने प्लस, सोचना इसको ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, और ऐसे लाके यहां रख दिया द्विध्रुव को। तो जितना कार्य किया है वही उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। ये आपका माइनस है, यहां पे माइनस लाना है और यहां पे प्लस क्यू लाना है। तो कैसे लाएंगे, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, उसको ऐसे ला रहे हैं, और लाने में जितना क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, वही आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए सोचिए कि जैसे ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अब इस इनके बीच की दूरी है 2a। जब इसको हम खिसकाते खिसकाते यहां पे लाएंगे तो सबसे पहले आवेश कौन सा पहुंचेगा, माइनस क्यू, ठीक है। ये दोनों आवेश परिमाण में समान है, प्रकृति में विपरीत है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान, जब ये माइनस क्यू यहां पे आवेश आ गया, इस माइनस क्यू ने बिंदु V तक जितना कार्य किया, ये माइनस क्यू फिर कहां चला जाएगा, आगे, कितना आगे चला गया, 2a। ऐसे लिखना है आपको कॉपी में भी, कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, ध्यान रखना कंसेप्टली ये चीज कि जब इस द्विध्रुव को हम लाएंगे तो पहले माइनस क्यू आवेश यहां पहुंचेगा और फिर और आगे करेंगे, क्योंकि माइनस क्यू को हमें ये तक लाना है तो हम इसको आगे करेंगे,
तो जितना माइनस क्यू तक, माइनस क्यू ने जितना कार्य किया, वो किया मैंने कुछ भी किया यानी नेगेटिव, माइनस क्यू ने नेगेटिव कार्य किया, और ये प्लस क्यू आएगा तो ये तो आगे चला गया और प्लस क्यू बिंदु बी तक आ जाएगा, तो यहां माइनस क्यू आ जाएगा, यहां प्लस क्यू आ जाएगा, और प्लस क्यू भी उतना ही कार्य करेगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा। तो बिंदु वी तक माइनस क्यू और प्लस क्यू ने तो कार्य समान किया है, लेकिन एक ने पॉजिटिव किया, एक ने नेगेटिव किया है, तो कुल कार्य कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि बिंदु वी तक माइनस क्यू आवेश आएगा, वो जितना भी कार्य कर रहा है वो नेगेटिव होगा। हमें माइनस क्यू को ए तक लाना है, जिसको आगे खिसकाना पड़ेगा, और फिर प्लस क्यू आवेश यहां आ जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश पहले बिंदु बी तक आया था, उसने माइनस नेगेटिव कार्य किया, और प्लस क्यू बी तक आ गया तो उसने उतना ही पॉजिटिव कार्य किया। तो बिंदु बी तक कार्य तो हुआ ही नहीं। अब कार्य किसने किया है? कार्य किया है माइनस क्यू आवेश ने। कितना कार्य किया है? वो यहां से यहां तक गया है। तो कार्य इस बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब बल कौन सा लगेगा? माइनस क्यू। माइनस क्यू आवेश पर बल, क्योंकि कार्य कौन सा कर रहा है? माइनस क्यू कर रहा है। प्लस क्यू, तो प्लस क्यू यहां पे आया, लेकिन माइनस क्यू ने उतना कार्य पहले ही कर चुका है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। माइनस क्यू आवेश पर बल इंटू विस्थापन। इसने कितना विस्थापन किया है? 2a। तो माइनस क्यू पर होता है QE बल इंटू 2a, और Q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं? P। और यही कार्य वो हो जाएगा W बराबर माइनस PE। ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर क्या है? ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में बैठानी है कि एक माइनस क्यू आवेश को हम ला रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश को जब हम ला रहे हैं तो ऐसे लेके आ रहे हैं द्विध्रुव को। ये बी तक आ गया माइनस क्यू। हमने सोच लिया कि उसने माइनस क्यू आवेश ने कार्य किया नेगेटिव, जितना भी कार्य किया। अब हमको द्विध्रुव को ऐसे जमाना है, तो इस माइनस क्यू को ऐसे आगे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस क्यू आ गया, यहाँ माइनस क्यू आ गया। तो माइनस क्यू ने यहां तक नेगेटिव कार्य किया, क्योंकि इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू ने यहां तक पॉजिटिव कार्य किया, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों ने यहां तक तो समान कार्य किया, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। अब कार्य किसने किया? भाई कार्य यहां से यहां तक माइनस क्यू आवेश ने किया, क्योंकि यहां तक तो कार्य क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्लियर? यहां तक कार्य किया किसने? माइनस क्यू ने। तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल कौन सा लगेगा? माइनस क्यू पे बल, और विस्थापन कितना हुआ है? यहां से यहां तक 2, और Q इंटू 2AP। ठीक है। अब ये एक चीज दर्शा रहा है, P और E की डायरेक्शन। देखो ये माइनस क्यू, ये P की डायरेक्शन ऐसे ही है और E की डायरेक्शन ऐसे है, तो हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है। LM टू E वेक्टर, मतलब E वेक्टर की दिशा में है, P वेक्टर की दिशा। तो इस P को हम क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर डॉट E वेक्टर। इसको खोलोगे तो यही आएगा, क्योंकि PE cos थीटा आएगा, और P और E की डायरेक्शन एक है, तो थीटा बराबर 0 होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाएगी क्या? आपकी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। एक विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, इसमें इस विद्युत क्षेत्र में A और B बिंदुओं पर हमको द्विध्रुव को लाना है। तो इस विद्युत क्षेत्र में
ए और बी पर द्विध्रुव को अनंत से लाने में जितना कार्य किया जाता है वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चित्र बना देना है। अब क्या कहना है, जब हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी तक लाते हैं तो -q आवेश जितना कार्य करता है वो ऋणात्मक कार्य करता है और +q आवेश बिंदु बी तक उतना ही धनात्मक कार्य करता है। तो बिंदु बी तक द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य 0 होता है, जबकि -q आवेश अतिरिक्त कार्य करता है। कितना अतिरिक्त कार्य करता है कि वो बी से ए तक गया है, तो कार्य आपने निकाल लिया और यही कार्य आपकी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये आ गया u बराबर -p वेक्टर डॉट e वेक्टर। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यदि e वेक्टर और p वेक्टर समांतर हो, पहले p वेक्टर व e वेक्टर समांतर हो। दूसरी स्थिति p वेक्टर व e वेक्टर लंबवत हो। तीसरी स्थिति p वेक्टर व e वेक्टर प्रति समांतर हो, यानी यहां थीटा बराबर 0 बन रहा है, यहां थीटा बराबर 90 बन रहा है और यहां थीटा बराबर आपका 180 डिग्री बन रहा है। तो देखिए u बराबर आ जाएगा -p cos थीटा। पहली स्थिति में थीटा बराबर क्या है 0, तो u बराबर आ जाएगा -p। दूसरी स्थिति में u बराबर -p cos 90। ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। तीसरी स्थिति में क्या होगा, p और e के मध्य में है तो u बराबर क्या आ जाएगा -p cos 180 और cos 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस 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 प्लस, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस स्थिति में क्या है u बराबर p है। तो ये तीन स्थितियां आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर्स में। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स हो न्यूमेरिकल्स में तो वो व्हाट्सएप पे या हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स करिए और कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स भी पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर्स के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।